गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक व्यवस्था। गुप्तोत्तर काल में अनेक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हुए जिन्होंने समाज के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया। गुप्त युग से भूमिदानों की जो परंपरा प्रारंभ हुई वह कालांतर में विकसित होते होते एक संपूर्ण सामंतीय व्यवस्था के रूप में विकसित हो गई। बहुत से सामंतीय पदों का उदय हुआ जो भूमि व सैनिक शक्ति पर आधारित थे, जिसके फलस्वरूप वर्ण व्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन हुआ। वस्तुतः विभिन्न जातियों का उद्भव होने लगा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले इतिहास की परख। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम इतिहास की प्राचीनता को गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। अपने यात्रा विवरण में चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा भारतीयों के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का वर्णन करते हुए लिखा है कि इस देश का प्राचीन नाम सिंधु था, परंतु अब यह हिंदू अर्थात हिंद कहलाता है। इस देश के लोग जातियों में विभाजित हैं, जिनमें ब्राह्मण अपनी पवित्रता और साधुता के लिए विख्यात हैं। इसलिए लोग इस देश को ब्राह्मणों का देश भी कहते हैं। वस्तुतः समाज परंपरागत 4 वर्णों में ही विभाजित था। समाज में ब्राह्मणों का सम्मान सर्वोपरि था। उन्हें उपाध्याय, आचार्य आदि कहा जाता था। उनका प्रमुख कार्य पठन पाठन या जनयाजन ही था। इस युग में सामाजिक अस्थिरता व्याप्त थी, परंतु बाह्य आक्रमणों का भय बना रहता था। ब्राह्मणों ने अपने व्यवसायों के साथ साथ अन्य व्यवसायों को भी अपनाना आरंभ कर दिया था। स्मृतिकार पराशर ने ब्राह्मणों को कृषि करने की अनुमति प्रदान की है। यदि वे स्वयं न करें तो खेतीहरों से खेती करवा सकते थे। स्वयं ब्राह्मण भी खेती किया करते थे। 1144 ईस्वी के चालुक्य नरेश कुमारपाल के लेख से प्राप्त होता है कि ब्राह्मण व्यापार भी करते थे। मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि ने वेदज्ञ ब्राह्मण को सेनापति और राजपद ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की है। ब्राह्मण राज दरबार में सभासद, परामर्शदाता, पुरोहित, मंत्री आदि पदों पर नियुक्त किए जाते थे। राजपूतों का अभ्युदय इस काल में हुआ, जिन्हें क्षत्रिय माना जा सकता है। यह योद्धा वर्ग तो था ही, लेकिन जीविका के अन्य साधनों को भी अपनाता था। क्षत्रियों का एक वर्ग राजा, योद्धा व सामंत था। कृषि, व्यापार व शिल्प आदि व्यवसायों में दूसरा वर्ग संलग्न था। वैश्य वर्ग कृषि, पशुपालन, व्यापार द्वारा जीविकोपार्जन करता था। गुप्तोत्तर काल में वैश्यों ने कृषि व पशुपालन छोड़ दिया था और व्यापार करने लगे थे। व्यापारी बहुत धनी होते थे और राजकीय पदों पर भी नियुक्त किए जाते थे। पराशर स्मृति से विदित होता है कि ये सूद पर भी रुपए देने का व्यवसाय करते थे। बौद्ध, जैन और वैष्णव धर्म में प्रतिपादित अहिंसा के सिद्धांत के प्रभाव से वैश्यों ने सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कृषि कर्म व पशुपालन छोड़कर व्यापार को अपनी आजीविका का साधन बना लिया था। व्यापारी वर्ग बहुत शक्तिशाली हो गया था, क्योंकि चालुक्य नरेशों को गुजरात के कई समृद्ध व्यापारियों से संघर्ष करना पड़ा था। इससे स्पष्ट होता है कि व्यापारियों ने संभवतः अपनी सैन्य शक्ति भी बढ़ा ली थी। राजा के मंत्री परिषद में भी बहुत से व्यापारी शामिल होते थे। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार परिलक्षित होता है। शूद्र कृषक थे और औद्योगिक कलाओं एवं शिल्पों का अनुसरण भी करते थे। मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि के अनुसार शूद्र के लिए आवश्यक नहीं था कि वह द्विजातियों की सेवा से आजीविका चलाए। देवल, पराशर आदि स्मृतिकारों ने भी शूद्र के लिए कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि व्यवसायों को अपनाने की छूट दी। पुराणों में भी कुंभकार, बढ़ई, पत्थर तराशने वाला, लोहाकार आदि के कार्य द्वारा जीविका चलने की शूद्र को छूट दी गई है। लेकिन शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर भी उनकी सामाजिक स्थिति में अधिक परिवर्तन नहीं आए। यद्यपि धार्मिक क्षेत्र में उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। पुराणों में जिस लोक धर्म का उदय हुआ है उसका अनुसरण शूद्र कर सकते थे। धर्म का स्वरूप कुछ उदार हो गया था।
शूद्र विष्णु व शिव के नाम का स्मरण कर सकते थे। वे तीर्थ यात्रा कर सकते थे। वे पुराणों को भी सुन सकते थे। उनकी मोक्ष प्राप्ति के यही साधन थे। समाज में बहुत सी जातियां भौगोलिक क्षेत्रों व उद्योग धंधों के आधार पर विकसित हुईं। कायस्थ जाति का उद्भव गुप्त काल में हुआ। अब उसका उपजातियों में विभाजित होना प्रारंभ हो गया था। कायस्थों के उदय से ब्राह्मणों के जीविका साधनों में निश्चय ही सीमितता आई होगी। भूमि और राजस्व संबंधी दस्तावेज निपटाने का कार्य कायस्थों का ही था। ये लोग भूमि संबंधी दस्तावेजों में हेराफेरी करने लगे थे। याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा गया है कि राजा को प्रजा की इनसे रक्षा करनी चाहिए। कल्लड़ ने भी संकेत दिया है कि प्रजा कायस्थों के अत्याचारों से पीड़ित थी। भूमि संबंधी दस्तावेज और प्रशासनिक लेखों को तैयार करवाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। संभवतः इनके द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता होगा। अस्पृश्यता अर्थात अछूतों में वृद्धि इस काल में दिखाई देती है, जबकि पूर्व काल में चांडालों को तो अस्पृश्य माना ही जाता था। लेकिन अब कई जातियों को अस्पृश्य बताया गया। स्मृतियों में धोबी, चमार, नट, वरुड़, कैवर्त, धीवर, भेद और भिल्ल जातियों को अस्पृश्य माना है। पुराणों में तो इस प्रकार की जातियों की संख्या 18 तक पहुंच गई। कई परिस्थितियों में अस्पृश्यता संबंधी नियमों में छूट दी गई थी। देवयात्रा, विवाह, यज्ञोत्सव, देश पर आक्रमण के समय अस्पृश्यता का भाव त्याग दिया जाता था। स्त्रियों की दशा में गिरावट दिखाई देती है। उनकी शिक्षा पर कुप्रभाव बाल विवाह का प्रचलन बढ़ने से पड़ा। बहुत से स्मृतिकारों व निबंधकारों ने घोषित किया कि स्त्री का विवाह 8 से 10 वर्ष की आयु में कर देना चाहिए। शिक्षा का प्रचलन ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्गों की स्त्रियों में अवश्य था। कई स्त्रियां तो विदुषी भी होती थीं, जैसे अवंती, सुंदरी, लीलावती आदि। सामान्यतः कन्याओं का विवाह माता पिता द्वारा ही तय किया जाता था। उच्च वर्ग में स्वयंवर का प्रचलन था। गुप्तोत्तर काल में जातिगत कठोरता विद्यमान थी। विभिन्न जातियों के खान पान, विवाह आदि के नियम कठोर बना दिए गए थे। इतना होने पर भी समाज में अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन था। क्षत्रिय कन्या से ब्राह्मण कवि राजशेखर का विवाह हुआ था। हर्षचरित में स्वयं बाणभट्ट कहते हैं कि उसके पिता की शूद्र पत्नी भी थी, जिससे चंद्रसेन एवं मातृशेण 2 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की एक ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय पत्नी थी। समाज में अनुलोम विवाहों का प्रचलन था। कई स्मृतिकारों का मानना है कि अनुलोम अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान की जाति माता पर आधारित होगी। अलबरूनी का मत भी इसी प्रकार का है। 10वीं शताब्दी तक अंतरजातीय विवाह चलते रहे, किंतु कालांतर में इसका प्रचलन कम होते होते सदा के लिए लुप्त हो गया। विधवा विवाहों का प्रचलन नगण्य सा था। सती प्रथा व जौहर प्रथा का भी प्रचलन था। उन्हें अधिकतर राजपूत स्त्रियां ही अपनाती थीं। सती प्रथा की प्रशंसा स्मृतिकारों व निबंधकारों के एक वर्ग ने की है। पराशर, शंखलिखित, अंगिरा, हरित, अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि ने सती प्रथा की प्रशंसा की है। कुछ टीकाकारों जैसे मेधातिथि और विराट ने इसका विरोध किया है। मेधातिथि का मानना है कि सती प्रथा एक प्रकार से आत्महत्या है, जिसका विरोध वेदों ने भी किया है और यह स्त्रियों के लिए वर्जित है। विराट भी सती प्रथा के विरोध में प्रतीत होते हैं। उनका कहना है कि यदि विधवा जीवित रहती है तो वह श्राद्ध में अपने पति के नाम पर दान देकर उसका कुछ भला कर सकती है, परंतु वह चिता में जलती है तो आत्महत्या करने का पाप करती है। इसका घोर विरोध हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट ने भी किया है। विरोधी विचारों के होते हुए भी सती प्रथा का प्रचलन बढ़ता गया। 7वीं सदी के बाद इसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी और सतियों का गुणगान किया जाने लगा। राजकीय प्रशासन में भी बहुत सी कुशल स्त्रियों का प्रवेश था। पश्चिमी चालुक्यों की रानियां बड़ी कुशलता से शासन की बागडोर संभालती थीं। समाज वैश्यावृत्ति व कन्या हरण की प्रथाएं प्रचलित थीं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है
कि स्त्रियों के अधिकारों को सीमित किया जाने लगा। धीरे धीरे यह अवधारणा जोर पकड़ने लगी कि स्त्री को कभी स्वावलंबी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। जय हिंद।